नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जागो इंडिया जागो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दो विषय पे बात करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए और ये लोगों के मन में जो शंकाएं हैं या उनकी अज्ञानता है उसके विषय में हम बात करेंगे। आज सबसे पहला विषय ये है कि जो सोसाइटी के अंदर जो कमेटी चुनी जाती है, तो कमेटी मेंबर की पात्रता क्या होनी चाहिए, जिसे आप लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जिनका आप चुनाव करते हैं वो कैसे होने चाहिए। तो यदि आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया तो शायद भविष्य में आपको तकलीफ नहीं होगी। एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव होगा तो एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। और दूसरी बात है कि जो बिल्डर्स बिना ओसी के आपको अलॉटमेंट पोजीशन दे रहे हैं, उससे आपको क्या तकलीफ होने वाली है और आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ के विषय में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं सोसाइटी के कार्यकारिणी मंडल में कैसे व्यक्ति को बैठाना चाहिए और कौन व्यक्ति उसमें अपात्र हो सकता है, जिसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है। ये भी आप जब समझ लीजिए। तो पहले जो भी व्यक्ति है जो इलेक्शन में खड़ा है वो संस्था का सदस्य है और उसी संस्था में रहता है। ये चीज़ पहले आपको देखना है। बाहरी व्यक्ति, अब मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जैसे अभी एक सोसाइटी है, अरे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर सोसाइटी है, वहाँ का चेयरमैन के और भी घर है तो वहाँ भी रहते हैं तो यहाँ पे नहीं बन सकते, ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन वो एक ही संस्था में वो पदभार संभाल सकते हैं, तो अनेक संस्थाओं में पदभार नहीं संभाल सकते। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और जो व्यक्ति आपके परिसर में रहता है, उसी संस्था में रहता है, उसका अगर आप चुनाव करते हैं तो वो वहाँ पे रहता है तो उसके बारे में अच्छी चीज़ें समझ सकता है, क्या तकलीफ़ें हैं वो देख सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब दूसरा, उस व्यक्ति का आचरण अच्छा होना चाहिए। उस व्यक्ति का आचरण, व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ होती है। यदि उस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, लोगों के साथ संवेदनशील है, तो समझिए आपकी सोसाइटी बहुत अच्छा काम करेगी और लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। अब हम बात करते हैं कि कौन सा व्यक्ति ये इलेक्शन में या कमेटी के कार्यकारिणी मंडल के लिए एलिजिबल नहीं है, उनकी पात्रता नहीं हो सकती है। पहला तो उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी राजनीतिक दंड छोड़ के, तो राजकरण का दंड छोड़ के उसके ऊपर नैतिकता का दूसरा और भी कोई भी संगीन अपराध नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर गंभीर अपराध में उसे दंडित किया गया है। अब ये दंडित किया हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर केस चल रहे हैं तो आप कह दो कि भैया ये अपराधी है। नहीं, अगर उसे सजा हुई है तो अपराधी माना जाता है, अन्यथा वो आरोपी होता है। तो इसके लिए अगर उस पर कोई अपराध सिद्ध हुआ है तो वो व्यक्ति पात्रता के योग्य नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति सरकारी विभाग में कार्यरत है तो कार्यकारिणी कमेटी पे नहीं आ सकता है। वो कार्यकारिणी कमेटी पे नहीं आ सकता है। जैसे कोई लोक नेता है, नगर सेवक है, एमएलए है, एमपीज हैं, और जो सरकारी विभागों में पद पे कार्यरत है वो सोसाइटी में नहीं आ सकता। अब सरकारी विभागों का मतलब ये नहीं कि कोई इसमें प्यून है तो वो नहीं आ सकता। जो बड़े पद पे है वो लोग वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो उस पद से कहीं इस सोसाइटी में लोगों का नुकसान नहीं करे अपने पावर से।
इसके लिए एमएलए, एमपी, नगर सेवक ये कभी भी कार्यकारिणी मंडल में सदस्य नहीं हो सकते। अब तीसरा तीसरा वो व्यक्ति जिस व्यक्ति की 2000 के बाद तीसरी संतान है, 2000 के बाद तीसरी संतान है, वो आपके यहाँ पे इलेक्शन के अंदर या कार्यकारिणी कमेटी में इलेक्शन में लाने का या कार्यकारिणी सभा कमेटी में बैठने का उसको अधिकार नहीं है। वो मात्र सदस्य रह सकता है, उसको इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, ना हो कार्यकारिणी कमेटी में कोई भी पद ले सकता है। वो कार्यकारिणी मेंबर का सदस्य भी नहीं बन सकता है यदि उसकी तीसरी संतान 2000 के बाद है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। इसके अंदर हमारे उच्च न्यायालय ने, मुंबई उच्च न्यायालय में कई आदेश सुनाए हैं, जिसके अंदर उन्होंने जो रजिस्ट्रार के ऑर्डर्स थे उसको कायम रखा है कि भाई नहीं, आप 2000 के बाद अगर तीसरी संतान है तो आपको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है, आपको कार्यकारिणी में, कमेटी में कोई भी पद धारण करने का अधिकार नहीं है। यदि आपकी सोसाइटी में भी ऐसे लोग हैं तो उनके खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल करें, उनको डिस्क्वालिफिकेशन होगा। वो मात्र मेंबर, सदस्य बन के रह सकते हैं, अन्यथा नहीं, कार्यकारिणी कमेटी में नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हुई आपकी सोसाइटी के विषय में, ये सोसाइटी के विषय में आपकी बात हुई। लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए, ये जो भी चीज़ें हैं लोगों के दिमाग तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो इलेक्शंस के रूल, आम इलेक्शंस के रूल होते हैं जो नगर सेवक, एमपी, एमएलए में, वही रूल सोसाइटी को भी लागू होते हैं। इलेक्शंस के रूल सेम है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ को समझना चाहिए कि आपके यहाँ पे सोसाइटी में, कार्यकारिणी कमेटी में यदि आप किसी को सदस्य चुनते हो तो उसको चुनने के समय उस व्यक्ति को परखें, उसका आचरण परखें। वो व्यक्ति 18 साल के ऊपर का होना चाहिए, वो व्यक्ति 18 साल के ऊपर का होना चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति बराबर होनी चाहिए। ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। नहीं तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आता है, लोगों को गुमराह करता है, मेन सीट पे आके, चेयरमैन, सेक्रेटरी या सीट पे आके बैठ जाता है और फिर वो हुक्मशाही करता है। तो ये चीज़ से बचना है तो आपको ये जानना जरूरी है कि वहाँ आपका अधिकार क्या है। ये जो वोटिंग का अधिकार दिया गया है सोसाइटियों में, वो वही अधिकार है जो आम इलेक्शंस के अंदर आपको अधिकार दिया गया है। वहाँ भी 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, यहाँ भी 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए और आपकी कमेटी में अच्छे व्यक्ति का चुनाव करिए, अच्छे व्यक्ति का चुनाव करिए, ताकि आपकी सोसाइटी एक अच्छा कार्य लोगों के समक्ष रख सके, लोगों की समस्या को समझे और उस पर विचार करें। तो दोस्तों ये होगी सोसाइटी की बात। अब हम आते हैं, बिना ओसी के अगर बिल्डर आपको पोजीशन देता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा तकलीफ देह का काम होगा दोस्तों। सबसे पहली बात तो बिना ओसी के पोजीशन आप लीजिए ही मत। जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेवलपर्स आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और वहाँ से अलॉटमेंट करा के यहाँ बिना ओसी की ही आपको पोजीशन देते हैं। फिर उसके बाद बिल्डर कहते हैं भैया अगले महीने में ओसी आ रही, अगले महीने में ओसी आ रही, ऐसे ऐसे 2-2 साल निकल जाते हैं। ऐसे कई सब्सक्राइबर्स के फ़ोन आए थे हमें जो बता रहे थे सर ये ओसी का क्या मैटर है, बिना ओसी से हमको तकलीफ़ क्या होगी, आने हमें तो अलॉटमेंट मिल गया है, हमारे लाइट बिल भी ट्रांसफ़र हो गए हैं। सर लाइट बिल आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, शेयर सर्टिफिकेट आपके सोसाइटी बना देगी क्योंकि सोसाइटी रजिस्टर्ड हो चुकी है। लेकिन आप ये समझिए, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, जिस इमारत में आप रह रहे हैं, जिसको ओसी नहीं है उसको इल्लीगल माना जाएगा और आपको वहाँ पे इंक्रोचर माना जाएगा, ऑक्यूपायर नहीं। आपको उस रूम का मालिक नहीं, संपत्ति का मालिक नहीं समझा जाएगा, आपको इंक्रोचर, कब्जेदार समझा जाएगा कि आपने कब्जा किया है। सॉरी, कब्जेदार नहीं, कब्जेदार तो ऑक्यूपायर होता है, अतिक्रमणकारी। आपने अतिक्रमण किया है उस संपत्ति का,
तो ये चीज़ को समझिए। अब उससे होने वाले नुकसान का क्या नुकसान आपको हो सकता है, उस विषय में कभी आपने सोचा है? हर व्यक्ति ये सोच के बैठ जाता है कि भैया बिल्डर से लड़ेगा कौन, बिल्डर से लड़ेगा कौन। प्रॉब्लम्स वो नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम्स वो नहीं है, प्रॉब्लम आप हैं, आप खुद प्रॉब्लम है। कैसे? एक व्यक्ति नींद में, गहरी नींद में अगर है, उसके सामने कितनी भी आवाजें हैं उसे फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गहरी नींद में व्यस्त रहता है। लेकिन अचानक कोई तेज आवाज, कोई हलचल हो तो चौंक के उड़ जाता है। अब ये मत समझिए कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि यही प्रवृत्ति आपके अंदर है। आप जो हो रहा है आपके साथ गलत, उसको आप देखते रहते हैं। मतलब आप नींद में सोए हैं, आप देखते रहते हैं। लेकिन जब अचानक आपके ऊपर वो समस्या आ जाती है, तब आप चौंक जाते हैं कि अब आप नींद से उड़ गए। अब आप सोए हैं, आपके बगल में रेडियो बज रहा है, लेकिन गहरी नींद में आपको पता ही नहीं, आपका आवाज भी नहीं जा रही है। तो वही हाल आपका है, आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे, आप देख नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया हूं, अगर गलत है तो मुझे बताइए कमेंट करके। ये वही स्थिति आपकी है कि आप सो रहे हैं अनभिज्ञ होके, गहरी नींद में हैं, लेकिन जब समस्या सर पे आएगी तब अचानक से चौंक जाएंगे, अरे ये क्या हो गया। दोस्तों, बिना ओसी की बिल्डिंग को डिपार्टमेंट कभी भी तोड़ सकता है, क्योंकि उसको जो भी बिल्डिंग है जिसको ओसी नहीं हुई है, उसको प्राधिकरण ने अभी अंतिम रूप, उनके अंतिम प्लान को मंजूरी नहीं दी गई है। वो भले बिल्डिंग के प्लान से सीसी से बनी हुई है, लेकिन उसको फाइनल मुहर नहीं लगाई है प्राधिकरण ने कि भैया ये अधिवास के लिए बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। मतलब यहाँ पे जो भी आपके मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया गया है, सुसज्जित कर दिया गया है। तो जब ये चीज़ मुहर डिपार्टमेंट लगाएगा, उसके बाद ही आप उस इमारत में जा सकते हैं। उसके पहले इमारत में किसी को भी जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि डेवलपर्स को कोई अधिकार नहीं है कि बिल्डिंग बना दे और आपको हैंडओवर कर दे, जब तक कि डिपार्टमेंट, प्राधिकरण उसकी मंजूरी नहीं देता है। अभी बताइए कि आपकी इमारत को उसकी नहीं है, बिल्डर ने आपको हाथ थमा दिया है कि भैया आप लीजिए, संभालिए। इन केस वहां पे कोई दुर्घटना हो गई, ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो, लेकिन मान लीजिए कोई दुर्घटना, एक आगजनी की दुर्घटना हो गई, तो दोषी आप पाए जाओगे। दोषी आप पाए जाओगे कि भैया आप इस इमारत में आए कैसे, आपको दिया किसने। बिल्डर तो साफ मुकर जाएगा, भैया मेरा तो लेना देना नहीं, ये भाई जबरदस्ती घुस गए अंदर, ये इंक्रोचर है। तब आपका क्या होगा, ये कभी आपने सोचा है? सिर्फ यही परेशानी नहीं है, यही परेशानी नहीं है, आपकी बिल्डिंग को ओसी नहीं है तो आपको जो पानी कनेक्शन दिया जाएगा वो अधिक रेट से दिया जाएगा। क्या डबल रेट से पानी कनेक्शन आपके पास आएगा। बिल्डर तो कनेक्शन लगा देगा, लेकिन बिल तो आप भर रहे हैं ना, बिल तो आप भर रहे हैं ना पानी का, वो डबल रेट से आता है। प्राधिकरण पागल नहीं है बिना ओसी को कनेक्शन दे दे, बिना ओसी के कनेक्शंस नहीं होते हैं। ये लोग कनेक्शंस लेते हैं, उसके डबल चार्ज लगते हैं बिना ओसी की बिल्डिंग को, वो चीज़ आप समझिए। चलिए, ये बात तो आपकी मूलभूत सुविधाओं से रह गई। समझिए, आपको होम लोन लेना है तो बैंक में आपको तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ओसी और ओसी प्लान, ये दो चीज़ लगेगी। जब ओसी नहीं तो आपको होम लोन मिलेगा नहीं। आप अपने मकान बेच नहीं सकते कि बिना ओसी के आपको बेचने की अनुमति ही नहीं है, क्योंकि वो आपके नाम पे है ही नहीं फ्लैट।
तो फ्लैट आपके नाम पे नहीं है, आपको अलॉट किया ही नहीं है। भले आपका अलॉटमेंट हो गया लेकिन पोजीशन नहीं मिला आपको, तो आप अभी भी उसमें इंक्रोचर हैं, अतिक्रमण किया है आपने। तो हर चीज में दोस्तों आपको तकलीफ देगी। ये बात समझिए। यदि आप उस फ्लैट को खरीदना बेचना चाहते हैं, उस पर मॉर्गेज लोन करना चाहते हैं, तो नहीं होगा, पे नहीं होगा। इस चीज़ को समझिए आप। बहुत सारी तकलीफें आएंगी, तो आप करेंगे क्या? करेंगे क्या? चलिए, ये इशारे हैं, ये इशारे हैं। इसके अंदर तो भैया उधर सेल बिल्डिंग बनाना है। उस बिल्डिंग को बनाने के बाद जब तक ओसी नहीं होगा, सेल बिल्डिंग को ओसी नहीं होगी। कई बिल्डर तो ऐसे हैं प्राइवेट में जो बिना ओसी के पोजीशन देके भाग जाते हैं। अब समझिए, आपकी बिल्डिंग जर्जरित हो गई, अब उसको ऊपर आपको डेवलपमेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे? अगर आपके पास ओसी नहीं है तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप ही संपत्ति के मालिक हैं? क्योंकि आप तो वहाँ पे इंक्रोचर हैं। तो वो चीज़ याद रखिए। यही चीज़ें मुंबई में अधिक होने लगी थी, तब इस पे निकाला गया मोफा एक्ट, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइजिंग फ्लैट एक्ट निकाला गया कि भैया इन पे लगाम लगाइए। लेकिन उससे भी बिल्डर्स नहीं माने, तो रेरा निकाला गया है। तो इसके लिए आप समझिए, सरकार भी इसके ऊपर संशोधन पे संशोधन कर रही है, कानून पे कानून लगा रही है, लेकिन ये डेवलपर जो है वो उस चीज़ को समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो भी ये चीज़ों में जब से रेरा आया है और मोफा कानून जब से लगा है, तब से इसमें बहुत गिरावट आई है। अब बिल्डिंग को ओसी मैंडेटरी हो चुकी है। लेकिन अब एसआरए में बिना ओसी के अगर सरेंडर का पोजीशन दे रहे हैं, तो ये तो अधिकारियों की लापरवाही है ना। एसआरए में बैठे उन अधिकारियों को लापरवाही है जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। जबकि अधिकारियों का काम है हर 3 महीने में बिल्डिंग का मुआयना करना कि बिल्डिंग किस तरह से बन रही है, बनी कि नहीं बनी, उसकी क्या हलचल है, इस चीज़ को रिपोर्ट देना है सीओ को। तो क्या उनको पता नहीं 2-2 साल वहाँ पे ऑक्यूपेशन हो चुका है बिल्डिंग के अंदर में? आप जब तक उस बिल्डिंग में रहेंगे, आपके लिए समझ लीजिए आप एक जो है अतिक्रमण करके बैठे हैं, आप इंक्रोचर है वहाँ पे, आप संपत्ति के मालिक नहीं होंगे। और आप अगर उस पर लोन वगैरह ले तो मैंने पहले बता दिया हूँ, अब उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब इससे बचने का रास्ता क्या है दोस्तों? तुरंत जहाँ भी ऐसी वारदातें हुई है, सबसे पहले तो क्या करिए, मेंटेनेंस बिल्डर को थमाइए कि भैया ये महीने का मेंटेनेंस भरिए आप। टोटल मेंटेनेंस बिल्डर को, जो रख रखाव की धन है वो बिल्डर को दीजिए कि भैया भरिए आप। बिल्डर बोले मैं क्यों भरूं? बोले आपने नहीं भरेंगे तो भैया ओसी आपने नहीं लिया तो भरेगा कौन? जब तक बिल्डिंग को ओसी नहीं होती, जब तक बिल्डर उस चीज़ को आपको कन्विंस नहीं करता है प्रॉपर्टी, तब तक कंज्यूमर कोर्ट ने कई आदेश दिए कि बिल्डर ही भुगतान करेगा, तो उसका काम है मेंटेनेंस भरना। तो इस चीज़ को समझिए आप, वो चीज़ वहाँ पे करिए। अब बिल्डर जाएगा डिपार्टमेंट में, आप पहले ही कंप्लेंट फाइल करके रखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, भैया बिल्डर ने ओसी नहीं लिया तो आपने पोजीशन का अधिकार कैसे दिया? तो बिल्डर के ऊपर पेनल्टी लगा के पहले ओसी क्लियर कीजिए। क्योंकि एक बात समझ लीजिए दोस्तों, ओसी लेना आपका काम नहीं है। आप अगर ये समझते हैं कि बिल्डर भाग जाएगा हम ओसी ले लेंगे, खाने का काम नहीं है ओसी लेना। ओसी लेने में कम से कम 2 से 5 करोड़ रुपए आपके घुस जाएंगे, उससे ज़्यादा। आपको क्या लगता है, एक पेज तो है डिपार्टमेंट बना के देख, आपको ये नहीं पता है ओसी लेने के पहले उनको सब जितने डिपार्टमेंट के जो बकाया रकम है उसको चुकाना पड़ेगा। पूरा क्लियरेंस करने के बाद प्रॉपर्टी वगैरह जो भी
में डिस्प्यूट है, ये सब क्लियर करने के बाद ही ओसी मिलती है। तो इस चीज़ को समझा करिए। और आप नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको आर्किटेक्ट बनाना पड़ेगा। आर्किटेक्ट उसी का प्लान पुटअप करेगा कि फाइनल उसी प्लान क्या है, और जो उसी प्लान होता है उसी को मान्यता दी जाती है। मैंने पहली वीडियोस में समझाया था, जब एक बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पे ये मत समझिए कि पहला प्लान डाल दीजिए बात ख़त्म। वहाँ प्लान ऐसे गट्ठे 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 पड़े रहते हैं। डेवलपर जब चाहे उसमें मॉडिफाई करते रहता है, अमेंडमेंट करते रहते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, प्लान हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, और फाइनल प्लान जो होता है वो उसी प्लान होता है, और वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी सोसाइटी में पोजीशंस हो चुके हैं, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, मैं ये काम आप करिए। सबसे पहले ओसी की कॉपी और प्लान सर्टिफाई निकाल के रखिए। ओसी की कॉपी और प्लान सर्टिफाई निकाल के रखिए। उसके जो भी पैसे आएंगे आप मेंबर से लीजिए, क्योंकि ये मेंबरों के हित में है, सोसाइटी के हित में है कि अगर आपकी ओसी हो चुकी है और आपके ओसी प्लान्स है, तो कल अगर किसी मेंबर्स को मॉर्गेज लोन लेना है या प्रॉपर्टी बेचना है, तो वहाँ पे उस व्यक्ति से आप जो मिनिमम चार्ज लेके उनको जेरोक्स कॉपी दे सकते हैं, भैया ये ले लीजिए प्लान का जेरोक्स और ये उसी का जेरोक्स। तो सोसाइटी को भी उसमें फ़ायदा होगा। सोसाइटी के अंदर जो प्लान्स निकाला गया मेंबरों ने ही निकाला है, लेकिन वहाँ पे नियम लगाइए कि भैया जो भी जिसको भी प्लान कॉपी चाहिए उसी की, तो इतने पैसे भरिए। अब इतना पैसा मत लगा दिए 2000-5000 जो उसकी कीमत आती है जेरोक्स की। अब समझ लीजिए एक प्लान है तो तकरीबन 100 रुपये करीब आप समझ लीजिए उसका प्रिंट आउट आएगा, और ओसी तो 2-4 रुपया, तो समझ लीजिए 200 रुपया चार्ज लगा के आप उनको दे सकते हैं, और ये सोसाइटियों को काम है। जो भी सोसाइटी में चेयरमैन सेक्रेटरी जो भी है, वो तुरंत मीटिंग लेके अपने लोगों की मंजूरी लेके आपका ओसी प्लान और ओसी की कॉपी निकाल के रखिए। ये आपको तब तक काम देगा जब तक कि ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट वगैरह में नहीं जाती, तब तक आपको वही प्लान काम आएगा। ये नेसेसरी है, ये सिर्फ मैं एसआरई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जितनी भी मुंबई में बिल्डिंगें हैं, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, उसके अंदर जो भी सोसाइटी है अपने बिल्डिंग का प्लान और ओसी की कॉपी निकाल के रखे। अब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं दोस्तों? प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि बिल्डिंग के अंदर जो भी जो भी फ्लैट ओनर्स हैं, अब वो फ्लैट ओनर्स के सामने कभी मॉर्गेज है तो ये क्या करते हैं, ये भागदौड़ी लगाते हैं डिपार्टमेंट में, सर हमें प्लान चाहिए, सर हमें। तो वो चीज़ अगर उनको तकलीफ ना हो, इसके लिए सोसाइटी ये काम करे। क्योंकि सोसाइटी 200 रुपया इसलिए बोल रहा हूँ कि सोसाइटी जब भी उसका जेरोक्स देगी, सोसाइटी का स्टैम्प मार करके ऑथराइज करके देगी, भाई सोसाइटी ने इसको प्रमाणित किया है, ये हमारा प्लान है, उसको सर्टिफाइड प्लान माना जाएगा। तो दोस्तों अगर लोगों का भला करना है तो इस चीज़ को अपनाइए, और सोसाइटी में जब भी आपके इलेक्शंस आए, तब मैंने बताया कि भाई ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति कैटेगरी में नहीं आते कि भाई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ऐसे व्यक्ति है तो उनको पहले ही उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन लीजिए, भैया आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नहीं है तो एआर के पास कंप्लेंट करिए, और एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो आपके और आपके लोगों के भी बारे में सोचे। और जो भी सोसाइटियां हैं वो तुरंत से तुरंत ओसी और ओसी प्लान, ये दोनों की कॉपी निकाल के सोसाइटी में संभाल के रखिए। ये लाइफ टाइम तक आपको काम आएगी, जब तक कि वो बिल्डिंग पुनः रीडेवलपमेंट में नहीं जाती। अब रीडेवलपमेंट जाने का मतलब ये होगा कि रीडेवलपमेंट जाने के बाद वो बिल्डिंग टूटेगी। अब टूटने के बाद जब वो रीडेवलपमेंट जाएगी तब भी उस प्लान की जरूरत पड़ेगी, भैया पहले हमारी बिल्डिंग ये थी और इतने फ्लैट्स थे, तो उसमें अंदर एंट्री होगी। अब उसके बाद जब नई बिल्डिंग बनेगी तो उसके जो उसी प्लान है वो काम आएंगे, तब ये प्लान आपके लैप्स हो जाएंगे, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन वो रीडेवलपमेंट में जाने आज की बात नहीं है। इसके बीच में भी जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की भागदौड़, उससे आप सोसाइटी के लोग अपने खुद जागरूक होकर इस चीज़ को कर सकते हो,
ताकि आपके जो मेंबर्स हैं उनको कहीं पे भी समय व्यर्थ न गंवाना पड़े, भाग दौड़ी नहीं करनी पड़ी, सोसाइटी में ही आपका काम हो जाए। तो दोस्तों, ये दो विषय बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इस विषय में गहराई से सोचिए, क्योंकि ये आपके लिए है, ये आपकी सुविधाओं के लिए है, आपके भविष्य के लिए। तो दोस्तों, वीडियोस कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके विषय में कंप्लेंट कीजिए। जहाँ तक हो सके हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।